हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये भी पॉलिटी का ही एक नेक्स्ट वीडियो है। पिछले पॉलिटी के वीडियो में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, नॉट फीचर्स, फंक्शंस क्या हैं, और हमारे संविधान के निर्माताओं को इतना समय क्यों लगा टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे प्रीम्बल क्या है और सेलेंट फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके साथ ही हम क्रिटिसिज्म पे भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीम्बल क्या होता है? प्रीम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का एक तरह से की है। ये एक संविधान की प्रस्तावना है। हमारे संविधान में क्या दिया गया है, हमें क्या अचीव करना है और कैसे अचीव होएगा। जैसे भी किसी भी बुक में प्रीफेस होता है, किसी भी निबंध में प्रस्तावना होती है, उसी तरह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, प्रीम्बल। सो इट्स ओपनिंग चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान के बारे में सब कुछ दिया गया है। सो प्रीम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट एम्बडीज बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960 में तो संविधान के बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रीम्बल इसका पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस लिया और उसे चेंज करते हुए कहा कि प्रीम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसे भी अमेंड किया जा सकता है, बट विदाउट एनी अल्टरेशन इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम एक अलग सेक्शन में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बिना छुए, बिना अल्टर किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, प्रीम्बल को चेंज किया जा सकता है। सो नाउ प्रीम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है। इट वाज इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें अमेंडमेंट करते हुए 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड हुए। सो ये है हमारा प्रीम्बल और ये अक्षरतः हमें याद होना ज़रूरी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो इसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा। और ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं प्री में। हम सेलेंट फीचर्स देखते हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान। अलग अलग सोर्सेज से अडॉप्ट किया गया है, ड्रॉ किया गया है। अलग अलग हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 कंट्रीज़ के संविधानों पर विस्तार से उन्हें पढ़ा, 60 देशों का विजिट किया, उनको अच्छे से देखा और उनके अच्छे अच्छे फीचर्स को अडॉप्ट किया। जैसे प्रीम्बल और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से जो उस समय यूएसएसआर था। इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाते हैं, वो लिया गया है जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। सो अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से अडॉप्ट किया गया है इसे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और कहीं पर ये बहुत रिजिड है, कहीं पे बहुत लचीला है, कहीं पे बहुत सख्त है। सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रोविजंस बहुत ही हार्ड हैं टू बी अमेंडेड और कुछ बहुत ही इजी हैं अमेंड करना। फेडरल फीचर विद यूनिटरी बायस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में क्वासी फेडरल स्टेट है, जिसका अर्थ है कि हमारा स्टेट जो है वो यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स, नॉट अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर जैसे यूएसए का है। सो हमारे बैलेंस ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे भारत देश में है, वो सेंटर की तरफ को झुकी हुई है। सो इट्स टिल्टेड टू द सेंटर। फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स यहाँ दिए गए हैं अलग अलग। भारत क्या है? इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अर्थात जो हमारे स्टेट्स हैं अलग अलग, उनको तो हम जोड़ तोड़ सकते हैं, अर्थात इसको हम इसके पार्ट कर सकते हैं, इन्हें हम अलग अलग सेक्शंस में तोड़ सकते हैं, अलग अलग इसके अलग अलग एक स्टेट में से अलग एक और स्टेट निकाल सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। बट कोई भी स्टेट हमारे यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकता कि आज से हम इंडिया के पार्ट नहीं हैं, आज से हम अलग कंट्री हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज वी आर नॉट कमिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर होल्डिंग बैक कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमारे स्टेट्स को भारत ने बनाया है, स्टेट्स ने भारत को नहीं बनाया। सो वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये एक नया फीचर है जो कुछ सालों से बहुत चर्चा में चला आ रहा है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं मेंस में। सो हम इस पे अलग वीडियो में बात करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हॉरिजॉन्टल रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जबकि कॉम्पिटिटिव में वर्टिकल होता है।
सो इट्स हॉरिजॉन्टल रिलेशंस, ये हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टमिंस्टर मॉडल को अडॉप्ट किया है, विच इज़ बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन। इस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जबकि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जो कि बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे है कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मेजॉरिटी पार्टी रूल, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म के कुछ फीचर्स हैं। लीडरशिप ऑफ पीएम, डिसोल्यूशन ऑफ बोथ लोअर हाउस अपर हाउस आपको ज्ञात ही होगा। लोअर हाउस है हमारा लोकसभा और अपर हाउस है हमारी राज्यसभा। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड होता है जुड़ा हुआ और इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र। सो जुडिशरी हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इंडिपेंडेंट हैं। सभी इंडिपेंडेंट हैं अपने अपने डिसीजंस में। सुप्रीम कोर्ट इज द at the top of integrated judiciary system, followed by high courts at the state level, then subordinate or district courts and other courts. This single system of courts enforces both central and state laws, whereas in United States of America फेडरल लॉज को केवल फेडरल जुडिशरी ही एनफोर्स कर सकती है और स्टेट लॉ को स्टेट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे किसी भी लॉ को कोई भी कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है। सो इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, पार्ट 3 में दिए गए हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 14 से 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है 29 और 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है 32, यहाँ पर 31 मिस हो गया, तो 31 पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब नहीं है, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये लीगल राइट है। 32 आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हमारा रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स 5 तरह की रिट इशू होती हैं। हैबिस कॉर्पस, ये सब इटालियन टर्म्स हैं। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरी, को वारंटो। सो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे ये 5 तरह की रिट इशू कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये सब लैटिन टर्म्स हैं। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला, इटैलिक बोला आई थिंक। ये सब लैटिन टर्म्स हैं। सो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये जस्टिशिएबल बाय इन नेचर हैं, मतलब इन्हें इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये सैंक्रोसेंट भी नहीं है, अर्थात ये सदा नहीं रहेंगे, ये कर्टेल हो सकते हैं, रिपील हो सकते हैं बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अलावा ये नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें तो ये इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाते हैं। ये फीचर बोरो किया गया है यूएसए से। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 19 में जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो केवल वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण ही सस्पेंड होते हैं, जबकि अगर आर्म्ड रेबिलियन है अगर उसके आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो आर्म्ड रेबिलियन के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, पार्ट 4 में आता है। 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल इसके बारे में कहते हैं। इट इज़ नोबल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रॉडली 3 कैटेगरी में है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, और ये प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने पीछे देखा फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपीज प्रमोट करती हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जोर देती हैं। दे सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन आवर कंट्री। दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब इन्हें कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। जब येट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ देयर दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस, मतलब कोई भी रूल बनाते समय आपको डीपीएसपीज को पढ़ना है, डीपीएसपीज को ध्यान में रखना है, बट स्टिल दे आर नॉट जस्टिशिएबल, इन्हें कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लॉ, बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, जो हमने बात की। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल
दीज आर नॉट जस्टिसेबल, ये इनके बीच में डिफरेंस है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आते हैं। यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था जो अब रशिया है, वहाँ से ये बोरो किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आता है, आर्टिकल 51A। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे और इसमें मेनली यहाँ लिखे गए हैं। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ऐड कर दी एक और फंडामेंटल ड्यूटी विच वॉज 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना, विच बिकेम राइट टू एजुकेशन, RTE। आर्टिकल 21A ऐड हुआ और इट बिकेम 11th फंडामेंटल ड्यूटी। सो टुडे देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेक्युलर स्टेट, हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है। आउट ऑफ एनी रिलीजन्स, आवर कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आउट ऑफ एनी रिलीजन। कोई भी धर्म हमारे स्टेट का नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। दिस वॉज एडेड इन टू द प्रीम्बल बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने पीछे देखा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था 1976 के। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात 18 साल से आगे ऊपर के जो भी लोग हैं उन्हें एडल्ट कहा जाता है, वो सब वोट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वोटिंग एज पहले थी 18 साल, पहले थी 21 साल, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा इसे बना दिया गया 18 ईयर्स। तो अब 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 और 2019 बहुत चर्चा में है, दोनों के बारे में विस्तार में पढ़ना ज़रूरी है। 2019 तो आप जानते ही होंगे। 1955 में पहली बार अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में। सो दिस इज़ सिटीजनशिप। हमारे पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप लगती है, ये नहीं कि किसी स्टेट में जाना है तो हमें अलग से वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस सेम। एमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में आता है। 3 तरह के एमरजेंसीज लगाई जाती हैं। प्रेसिडेंट हमारे एमरजेंसी लगा सकते हैं पूरे देश में। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352, देन 356 इज़ प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, बट ये ठीक नहीं है कहना स्टेट इमरजेंसी। दिस इज़ प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी स्टेट में। और उसके बाद 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी तक 360 हमारे देश में कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है और ये कभी इम्पोज होना भी नहीं चाहिए। 3 टायर गवर्नेंस, सेंट्रल, देन स्टेट एंड देन इज लोकल। लोकल में रूरल एंड अर्बन दोनों। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो अब रूरल में पंचायतें होती हैं, देन पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है, और अर्बन में म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इत्यादि होते हैं। ये सब अलग चैप्टर है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। बट 3 टायर गवर्नेंस इट्स अनदर फीचर। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, ये इसका क्रिटिसिज्म था। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, हमने अपना कुछ भी ईजाद नहीं किया। सो इट इज़ बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट्स कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज़ ट्रू ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी एक्ट से ली गई थी इसमें। एंटी इंडियन, क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स का ही पूरा का पूरा एक्ट उठा के डाल दिया है, तो इट्स एंटी इंडियन। ये इसका क्रिटिसिज्म किया गया इन आधारों पर। अन गांधीयन, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल्स को इसमें ओवरलुक किया गया और जो गांधी जी नहीं चाहते थे वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड की गई। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई भी टाइप की गवर्नमेंट रहे देश में। इट शुड बी, आवर कंट्री शुड बी रूल्ड बाय ईच एंड एवरी वन, और हमारे रूलर्स को, रूरल एरियाज़ को ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। सो इट वॉज कॉल्ड अनगांधीयन। एलिफेंटाइन साइज, बहुत बड़ा, समझने में भी मुश्किल। लीगल लैंग्वेज विच मेक्स इट कॉम्प्लेक्स एंड लिटिजियस, अर्थात कॉन्ट्रोवर्शियल। और लॉयर्स पैराडाइज है, ये लॉयर्स के द्वारा बनाया गया और लॉयर्स के लिए बनाया गया कहते हैं इसे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लॉयर्स थे, तो उन्होंने इसे ड्राफ्ट किया, उन्होंने इसे बनाया और अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही टफ है। लेंथी प्रोसेस डाली गई इसमें हर चीज़ के लिए। कांग्रेस डोमिनेटेड, उस समय पार्टी एक थी तो कांग्रेस डोमिनेटेड, ऑब्वियसली इसे कहा ही जाएगा। नॉट सॉवरिन एज इट फॉलोड ब्रिटिश स्टाइल्स, ये सॉवरिन नहीं है, इसमें ब्रिटिश स्टाइल्स को अडॉप्ट किया गया। ये इसका एक क्रिटिसिज्म था। सो दीज वर क्रिटिसिजम्स। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आए। अगर इसमें कुछ भी आपको गलत लगे या आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।